Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तो इसी तरह आप भी एग्ज़ाम कब होगा, कैसा होगा, क्या हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन पर बिलीव करिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, क्या आप अपना जो नेट एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाते हैं या नहीं। तो ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड है। तो अपनी प्रिपरेशन पर बिलीव कीजिए कि यस हाँ मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर कर लूँ। अगर आपका सेकंड अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट में फर्स्ट है तो फर्स्ट में ही क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी। तो इस जुनून के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन में, ठीक है। अभी तक हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, ठीक है। अगर आपको वहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है, तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फ्रेश टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। जैसा कि आपको पता है आपके पेपर 1 में बहुत सारी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में से एक आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो हमने वहाँ से आपका ये टॉपिक लिया है जहाँ पर कि हम रिसर्च का मीनिंग जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे और उसकी विशेषताएं जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। और वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट टॉपिक। तो विद फुल वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले जानेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वास्तविकता में जो आपकी रिसर्च है उसका अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें इसकी टर्म की, तो ये जो टर्म है आपकी रिसर्च, ये टर्म आपकी 2 वर्ड से मिलके बनी है, जिसमें कि आपका री आता है और दूसरा आता है आपका सर्च। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका एक प्रॉपर मीनिंग है। री की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दोबारा, ठीक है। जैसे कि आपसे बोलते हैं ना कि आपका एग्ज़ाम एक बार हो गया लेकिन आपका री एग्ज़ाम होगा, तो यानी कि दोबारा से आपका एग्ज़ाम होगा, री टेस्ट होगा, दोबारा से टेस्ट होगा। तो री का मतलब होता है दोबारा से कुछ होना, ठीक है, अगेन। एंड सर्च का मतलब होता है आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, ठीक है। तो जो रिसर्च का मतलब होता है वो क्या होता है कि दोबारा से किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज अगर हम थोड़ा कम या ज़्यादा देखें तो री जो है मैंने अभी आपको बताया कि अगेन को सिग्निफाई करता है और सर्च सिग्निफाई करता है कि टू डिस्कवर। तो जैसा कि ये 2 वर्ड्स कह रहे हैं, इसी तरह से आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रेसवेल, ठीक है। तो क्रेसवेल के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या था, रिसर्च एक ऐसा प्रोसीजर था स्टेप्स का, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं वो प्रक्रिया थी जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पर कि इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर इशू पर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। यही रिसर्च होती है, ठीक है। जैसे आप भी मलेरिया एक मान लीजिए हम मलेरिया बीमारी है, आप सभी को पता है कि ये डिस्कवरी तो किया गया था कि मलेरिया को आप क्योर कैसे करते हैं। तो सिनकोना जो ट्री है इसकी बार्क से बनाई जाती है मेडिसिन, जो क्या करती है मलेरिया के क्योर के लिए
ज़रूरी है। ठीक है, तो ये किसी ने डिस्कवरी किया ना, तो ये भी क्या कहलाई, एक रिसर्च कहलाई। तो एक ये मलेरिया जो हो गया एक इशू हो गया, और इस इशू पे क्या किया, इस इशू पर उन्होंने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ाई। ठीक है, तो रिसर्च यही एक प्रक्रिया होती है जिसपे कि हम किसी भी एक टॉपिक या फिर किसी भी एक इशू पर इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करके और उसको एनालाइज करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक एक्रोनिम है, यानी कि अगर हम रिसर्च की फुल फॉर्म बताएं तो ये डिफाइन करता है इसकी सेंस को। क्या कहता है ये, तो रिसर्च एक तरह से अगर हम आर की बात करें तो आर कहता है कि रेशनल वे है थिंकिंग का। तो रेशनल वे का मतलब क्या है कि आप किसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, रीज़न के अकॉर्डिंग सोचते हैं रादर दैन इमोशंस। इमोशंस जो होते हैं आप उनको साइड में रख के रीज़नेबल तरह से अगर सोचते हैं वही आपकी रीज़नेबल थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, रीज़नेबल वे ऑफ थिंकिंग कहलाती है, या रेशनल तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, रेशनल कब सोचते हैं आप, जब आप रीज़न के अकॉर्डिंग किसी का आंसर करते हैं, कुछ भी रीज़न के अकॉर्डिंग सोचते हैं, इमोशनल होकर नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी गलती करने पर खाना नहीं देते। क्यों, तो क्या वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं? नहीं, वो कैसे सोच रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो रेशनल है, वो रेशनल तरह से सोच रहे हैं, वो इसके रीज़न पर वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ पर इमोशनली नहीं सोच रहे कि मेरा बच्चा भूखा रहेगा। ठीक है, पेरेंट्स के साथ होता है, मम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं अपने बेबीज़ को लेके, तो वो इमोशनली यहाँ पे नहीं सोच रहे। उनका सोचने का मतलब है कि अगर बच्चे ने ये गलती की है, अगर आज हम इसको पनिश नहीं करेंगे तो कल ये गलती दोहराएगा। तो उन्होंने रीज़नेबल तरह से सोचा कि आज ही अगर हम इसको पनिशमेंट दे देंगे तो कल ये गलती करने से पहले इस पनिशमेंट को याद करेगा और शायद इसको रिपीट ना करे। तो यही कहलाती है आपकी रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। ई का मतलब होता है कि एक एक्सपर्ट ट्रीटमेंट होता है, मतलब आप कोई भी एक टॉपिक ले लिया तो उस पे उसका जो आप मतलब आप कोई भी टॉपिक, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपने मलेरिया लिया, तो मलेरिया की बीमारी को क्योर करने के लिए सिनकोना की बार्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कैसा ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट है, सही हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही जब देखा होगा डेंगू होता है, प्लेटलेट्स काउंट्स गिर जाता है, तो पपाया के जो लीफ होती हैं उसका जूस बना के दिया जाता है, गोट का मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सपर्ट और एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट है। और ये किसी के द्वारा क्या किए गए थे, एक्सप्लोर ही तो किए गए थे। ऐसा तो नहीं था ना कि कोई बर्थ हुआ, जब आप लोग इस दुनिया में आए होंगे तो आपको एक बुक मिल गई होगी, उस बुक में सब लिखा था कि इस बीमारी का इलाज इससे होगा, इस बीमारी का इलाज इससे होगा। नहीं ना, क्या किया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये क्या है, आपका एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट होता है। आप रिसर्च करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो वैलिड सही बैठता है उसी को आप मान लेते हैं कि हाँ ऐसे ये मेडिसिन इसके लिए ठीक है। दूसरा एस है सर्च एंड सॉल्यूशन। अब आप क्या करते हैं, खोजते हैं, कुछ खोजा और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फिर ई फॉर रहता है आपका एग्जैक्टनेस की, बिल्कुल सही होता है। कुछ भी जो भी रिसर्च जो भी आप करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी रिसर्च कहलाएगी ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे बोला गया कि आपको रिसर्च करना है गर्ल्स पे, आपसे बोला गया कि आपको 6 to 12 ईयर्स की गर्ल्स पे रिसर्च करना है, और आपने क्या कहा, आपने 15 to 18 ईयर्स की गर्ल्स पे अगर रिसर्च कर लिया तो ये एग्जैक्टनेस नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। दूसरा एनालिसिस होना चाहिए, आप अच्छे से उसको एनालाइज करें, यही रिसर्च कहता है। दूसरा रिलेशनशिप होता है यहाँ पर फैक्ट्स का, कि फैक्ट्स में आपस में क्या होते हैं, फैक्ट्स आपस में रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से, तो फैक्ट्स का रिलेशन होता है। और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है, केयरफुल प्लानिंग होती है, और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि आप खुद से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी
आप सॉल्यूशन लेते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, आप कुछ भी इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसको आप खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और अच्छे से उसकी प्लानिंग करते हैं, और अपने काम के प्रति आप कैसे हैं, परिश्रमी हैं और ईमानदार हैं। कि हाँ, आज ये नहीं कि आपको 3 आवर्स जो है वो मिले हैं तो फिर आप सोचो कि कोई बात नहीं, छोड़ते, कौन सा कोई देख रहा है। नहीं, आपको खुद से अपने काम के प्रति क्या होना होता है, ईमानदार होना होता है। चाहे कोई आपको देख रहा हो ना देख रहा हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं, हम खुद अपने काम के लिए क्या है, समर्पित हैं। तो यही ऑनेस्टी और हार्डवर्किंग होनी चाहिए जब आप रिसर्च कैरी कर रहे होते हैं। जो साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड होता है जो कि आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से बना होता है, क्लासिफिकेशन से बना होता है, या फिर डेटा ये जो रिसर्च है क्या है, ये आपके एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से बना है, क्लासिफिकेशन से बना है और डेटा के इंटरप्रिटेशन से बना है। रिसर्च जो है बेसिकली एक फंडामेंटली लॉजिकल है नेचर में, जो आपको एक टारगेट देता है, ठीक है। वो टारगेट कैसा होता है, फेयर माइंडेड असेसमेंट होता है इंफॉर्मेशन का। देयर इज़ नॉट एट ऑल लाइक इनफॉर्मल रिसर्च, यहाँ पर कोई भी इनफॉर्मल रिसर्च नहीं होती, ठीक है, इनफॉर्मल रिसर्च अप्रोच नहीं होता। इवन इन द इवेंट ऑफ सोशियोलॉजीज, यहाँ तक कि जो सोशियोलॉजीज के इवेंट होते हैं वहाँ पर भी कोई इनफॉर्मल रिसर्च अप्रोच नहीं होती। आपको रिसर्च एक फॉर्मली तरह से ही करनी होती है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, किस उद्देश्य को लेकर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। अब किस उद्देश्य के साथ आप रिसर्च करते हैं कि कोई भी अगर समस्या है, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पर कि आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च का उद्देश्य होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उससे निपटने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यही रिसर्च का उद्देश्य होता है कि आप रिसर्च करके सॉल्यूशन ढूंढेंगे किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना आया था तो कोरोना पर भी आपकी रिसर्च हुई थी, पता लगा, रिसर्च से ही तो पता चला था कि ये आपके वुहान के लैब से निकला है, एक मैन मेड वायरस है जो कि तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने सुना कि अब ये एयर में फैल रहा है, WHO ने बताया है। तो WHO ने कैसे बताया कि ये एयर में फैल रहा है, उसने रिसर्च की तभी तो बताया, ठीक है। फिर कहा गया कुछ टाइम के बाद कि वेव्स आती रहेंगी, ठीक है, तो ये कैसे, ये भी रिसर्च के थ्रू बताया गया, ठीक है। दूसरा बताया आपका जो वैक्सीनेशन हुआ, तो वैक्सीनेशन के लिए कैसे क्या हुआ होगा कि इससे, इस वैक्सीनेशन को आप वैक्सीन आप लगवाएंगे तो कोरोना से आप कोरोना अफेक्ट नहीं कर पाएगा, कैसे हुआ होगा, इसके लिए भी तो रिसर्च की गई होगी। साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने रिसर्च की होगी, देखा होगा कि जो वायरस है ये किस सॉल्ट से, किन केमिकल से ये जो है वो आपका किल हो सकता है, ठीक है। तो इस रिसर्च करके ही वैक्सीनेशन लाया गया। तो रिसर्च का उद्देश्य क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करना। बिल्ड और मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क। अब अगर एक तरह से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो कुछ नया सोच लेना, है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे आपने देखा कि अभी प्ले स्कूल्स होते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताइए, जब हम और आप स्कूल जाया करते थे तो क्या हम अपने अर्ली चाइल्डहुड में जब अपना जाना स्टार्ट करते थे हम स्कूल, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे क्या स्कूल जाने के लिए। मतलब कुछ स्टूडेंट का तो एक्सेप्शन रहता है, इवन मैं भी कभी रोई नहीं स्कूल जाने के लिए, जबकि बहुत कम एज पे मैं स्कूल गई। लेकिन होता है जनरली, हमारे टाइम पे होता था कि बच्चे स्कूल जाने पर रोया करते थे, क्योंकि स्कूल का जो माहौल होता था वो नॉर्मल होता था, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चे को नहीं दिया जाता था, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो PNC में एडमिशन ले, लेकिन उसको क्लास में ABCD पढ़ाया जाएगा, छोटा बड़ा पढ़ाया जाएगा। उसको खेलने की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती थी, कब खेलता था वो
अपना इंटरवल में खेलता था, ठीक है। खाने का भी उसको इंटरवल में ही मिलता था, इससे पहले उसको प्रॉपर क्लासेस लेनी है, वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो होता था स्कूल जाने से डरता था, और नहीं, बेसिकली क्या एज होनी चाहिए स्कूल जाने की, 3 इयर्स। लेकिन ये जो बिहेवियर था, ठीक है, जो डेकोरम था स्कूल का, उस वजह से बच्चे जो हुआ करते थे वो इस एज में तो बिल्कुल पढ़ने जाते ही नहीं थे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता था। अगर कभी कभी भेजा जाता था तो वो वापस लौट आते थे। कब जाके 5 इयर्स में जाके जब वो थोड़े बड़े होते थे तब वो स्टेबल होते थे और तब वो स्कूल जाया करते थे। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि ये जो डिफरेंस है इसको कैसे कम किया जाए, अब क्या नया तरीका सोचा गया, दैट इज़ प्ले स्कूल। अब तो बच्चा अगर आप 2 साल पर भी भेज दोगे ना तो भी बहुत खुश रहेगा स्कूल में। क्यों? क्योंकि अब स्कूल को माहौल ऐसा दिया गया है ना, बच्चे को खेलते हुए, ठीक है, प्ले मेथड से पढ़ाया जा रहा है, बच्चा खेल खेल में सीख रहा है। तो क्या हुआ, तरीका बदला, नया तरीका सोचा कि किस तरह से बच्चों को एजुकेट किया जाए, किस तरह से उनकी रुचि स्कूल में डेवलप की जाए। तो रिसर्च का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि दूसरे मेथड्स को या दूसरे फ्रेमवर्क को बिल्ड करना। नेक्स्ट है जनरेट न्यू नॉलेज। अब नई नॉलेज बनाने, अब जब आप देखिए आपने रिसर्च किया, ठीक है, अब रिसर्च जब किया, जैसे नई नॉलेज जो है वो जनरेट हो रही है, नई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना जब आप रिसर्च कर रहे हो। कैसे मिल रही है, थोड़ा अलग एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना का बहुत बार ले लिया। जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या फिर आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे, ठीक है, मान लीजिए आप ताजमहल पर ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो ताजमहल पे। तो अब आपको ये तो पता था कि ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है, मुमताज़ महल की याद में बनाया गया है, ठीक है, आगरा में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप जानते थे आप, लेकिन जब आप रिसर्च कर रहे हैं उस पर, जब आप वहाँ पहुँचे तब आपको और भी नई नई इन्फॉर्मेशंस मिली। जैसे कि आपको पता चला कि जो ताजमहल है उसके चारों तरफ क्या है, बगीचा है जिसको चारबाग कहा जाता है। तो अब ये नई इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या, जब आप रिसर्च करते हो तो आपको एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशू। अब आप क्या करते हो, ढूंढते हो और एनालाइज करते हो और जो भी जनरल इश्यूज होते हैं। जब आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो आपका उद्देश्य ये होता है कि जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि हम एजुकेशन का देख लें कि क्या है, कितनी % गर्ल्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, कितने % बॉयज़ इंटरेस्टेड हैं, कहाँ बच्चों का जो है रुझान है, किस साइड है। तो ये सब देखते हैं, ये सब कहलाता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं और एनालाइज करते हैं जनरल इशूज़ को। या फिर आप देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एजुकेशन को। अगर आप एजुकेशन पे कर रहे हैं, किसी भी आप टॉपिक पे कर रहे हैं, तो वहाँ ये देखते हैं कि परेशानी आ क्या रही है, ये जानना, ठीक है। दूसरा, ऑफर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। ये रिसर्च का उद्देश्य रहता है कि जो भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन दिया जा सके। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब आप क्या करते हैं, रिव्यू देते हैं, मतलब जिस चीज़ का आपने जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया उनका रिव्यू ऑफ लिटरेचर देते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, जो भी पहले की नॉलेज थी उसको सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं। तो जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, मतलब रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी क्रेडिबल होनी चाहिए, जनरलाइज होनी चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, सिस्टमैटिक हो, ठीक है, कंट्रोल्ड फैक्टर्स यहाँ पर हों आपके, साइक्लिकल हो, लॉजिकल हो और रेप्लिकेबल हो। तो ये विशेषताएं हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च की, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इनको एक एक बारी डिटेल में थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी का अगर हम हिंदी मीनिंग जानें तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आपका निष्पक्षता,
ठीक है, मतलब कि ऐसा आप ऐसा यहाँ पर निष्पक्षतावाद हम कह सकते हैं, ऐसा डिसीज़न आप लें, यहाँ पर फेयर जजमेंट करें। आप मान लीजिए कि एक फ्रेंड है आपका, ठीक है, और दूसरा जो है उसको आप नहीं जानते, या कह सकते हैं आपका दुश्मन है, ठीक है। दो पर्सन हैं, आपको इनके बीच झगड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर जजमेंट देना है कि किसकी गलती है, किसको पनिशमेंट दे रही है, किसको नहीं। अब आप यहाँ पर अगर देखते हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड की ही गलती है और आपके दुश्मन की कोई गलती नहीं है, और इन केस अगर आप अपने फ्रेंड को कह देते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, सज़ा सेकंड वाले को मिलेगी, तो ये आपका जजमेंट जो है वो फेयर नहीं होता। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड की ही गलती है और आप अपने फ्रेंड को फिर सज़ा देते हैं, तो यही आपकी निष्पक्षता कहलाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। सेम थिंग आपके रिसर्च में भी होती है कि आपको रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। अगर आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं अगर उस पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो आपको वो भी बताने हैं। ये नहीं सोचना कि अरे ये तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं इसके अच्छे पॉइंट्स ही बताऊँगा, गलत पॉइंट्स नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि रिसर्च जो हो उसमें कोई भी इंक्लिनेशन ना हो। साइंटिस्ट की अगर हम बात करें एज अ रूल, तो आपको पोटेंशियल रिस्क जो दैट आउटकम्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन क्वालिटी, ठीक है। कंडक्ट करना है, कंडक्ट एंड फ्रेम ऑफ माइंड, द क्रिटिकली एग्जामाइन द रिसर्च मेथड टू अवॉइड एनी बायस, यानी कि आपको ऐसे रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करना है जिससे कि कोई भी रिसर्च में क्या हो, बायस उत्पन्न ना हो। बायस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहते हैं जेंडर बायस होता है कि एक अब बॉयज़ को जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, या एक फील्ड में जहाँ दोनों ही सेम है और वहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा ये बॉयज़ अच्छे से कर सकते हैं, तो ये जेंडर बायस कहलाती है। तो वही है, यहाँ पर बोला है कि लड़कियाँ तो सिर्फ घर के काम करने के लिए हैं, तो ये जेंडर बायस है। तो यहाँ वही बोला है कि आपको ऐसे रिसर्च मेथड का यूज़ नहीं करना जहाँ पर कि बायस हो रहा हो, आपको ऐसे रिसर्च मेथड को क्या करना है, अवॉइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो, विश्वसनीयता से तात्पर्य है आपका कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जब आप उस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएं, ठीक है, जब आप उसको बार बार दोहराएं तो आपका रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो यही क्या है, विश्वसनीयता है। तो जो आपकी रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। कितनी बार भी उसको पढ़ा जाए, उसको एनालाइज किया जाए, जो कंक्लूज़न है वो वैसा ही सेम ही आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने रिसर्च किया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप चाहे इसको एक बार जोड़ें, 2 बार जोड़ें, 3 बार जोड़ें, आंसर 4 ही आएगा। यही क्या है, आपके रिसर्च की विश्वसनीयता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो है विद रिगार्ड्स टू रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इट अलूड्स टू द डिग्री टू विच एन एग्जामिनेशन प्रोसीजर प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरीफाइबिलिटी, कह सकते हैं वेरीफाई करना, ठीक है। जैसे आप कुछ मैथ्स में क्वेश्चंस करते थे तो उनको वेरीफाई करते थे ना कि आंसर से डिवाइड अगर जैसे आपने किया या मल्टीप्लाई किया तो आप उनको वेरीफाई भी करते थे, ठीक है। तो वही कहलाता है आपका वेरीफाइबिलिटी। इफ़ एनी रिसर्च यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम, अगर किसी भी रिसर्च में सेम ही रिजल्ट आता है हर बार, तो इट इज़ अंडरटेकन विद अ सिमिलर पॉपुलेशन इन द गिवन कंटेक्स्ट एंड विद सिमिलर प्रोसीजर्स, इट इज़ सेड टू बी टर्म्ड एज वेरीफाइबिलिटी। यानी कि अगर जब आप सेम कंटेक्स्ट के साथ, सेम पॉपुलेशन के साथ, सेम प्रोसीजर के साथ बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है, रिलायबल कहलाता है, जैसा कि अभी हमने देखा। दूसरा आपका आता है वैलिडिटी। इसकी अगर हम बात करें तो जो इसका हिंदी मीनिंग होता है ये होता है आपका वैधता। वैधता का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि आपको सर्वे करना है डिप्रेशन रेट पे और आप जाकर सर्वे कराएं एंजाइटी रेट पे, तो देखिए डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपकी जो ये रिसर्च है या जो सर्वे है वो वैलिड
नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपका जो सर्वे है वो कब वैलिड होगा, जब आप डिप्रेशन रेट का ही जो है वो डेटा कलेक्ट करके लाएंगे। ठीक है, तो यही वैलिड रिसर्च में क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पर, जैसे आप ही बोला ना कि डिप्रेशन पे आप कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन का ही रेट यहाँ पर डेटा लाएंगे, एंजाइटी का नहीं लाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी जो है इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, stats, etc. The idea of legitimacy can likewise be comprehended by suggesting a conversation starter. Are we estimating or ready to quantify that we initially proposed to gauge? And यहाँ पर आपके 6 अलग अलग तरह की वैलिडिटी होती हैं, जैसे कि आपकी इंटरनल वैलिडिटी होती है। इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता है कि जो हायर इंटरनल वैलिडिटी होती है उसके साथ रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है, एक बेटर कैजुअल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। दूसरी आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। इसका मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं आपकी स्टडी को, उनको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में क्या होता है, बाय वैलिड वी मीन दैट द सर्वे एंड क्वेश्चनेयर एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। जैसे वही भी हमने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए एक सर्वे करने गए आपने वहाँ पे देखा कितने लोग डिप्रेशन में हैं, ये आपको पता लगाना है, तो डिप्रेशन वाले लोगों का ही आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप एंजाइटी वाले लोगों का नहीं करेंगे। वही आपकी फेस वैलिडिटी है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट वैलिडिटी। यहाँ पर इंडिकेटर measure all aspects of the construct and not just a part of it। मतलब कंटेंट में, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये कि पूरा कंटेंट आपको मेज़र करना है, सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट मेज़र नहीं करना है। आप मान लीजिए ये पूरा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरी PDF में आप सिर्फ ये 3 लाइनें मेज़र कर लें तो ये आपकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। आपको ये पूरा कंटेंट जो है वो पढ़ना है, सही है या गलत है, ये कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी आता है। यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है वो करस्पॉन्ड करता है आपका एंड वो प्रेडिक्टिव होता है मेजरमेंट का रिलेटेड इंडिकेटर्स को यूज़ करके। यानी कि आप यहाँ पर क्राइटेरियन वैलिडिटी जब मानी जाएगी जब जैसे कि आपका मिल्क है, ठीक है, क्राइटेरिया देखेंगे ना आप इसका, मिल्क को आप किस में मेज़र करोगे, लीटर में मेज़र करोगे, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, मिल्क को मेज़र करना है लीटर में और आप इसका अगर काउंट देख रहे हैं तो क्या ये क्राइटेरियन वैलिड है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। यानी कि अब आपको वैलिडिटी की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में यहाँ पे बोलना है कि जो इंडिकेटर मेजर द कंस्ट्रक्ट इन अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट विद अदर मेजर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अब आपको वैधता को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंडिकेटर आपको इंडिकेटर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट, जो इंडिकेटर मेज़र कर रहा है कंस्ट्रक्ट को, वो इस तरह से करे कि वो कैसा हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, यानी कि हर डायरेक्शन में जो हो वह जाए। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ये अब नेक्स्ट आपका आता है एक्यूरेसी वैलिडिटी के बाद। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी कहलाती है आपकी शुद्धता, करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस। ठीक है, मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें शुद्धता हो, कोई मिलावट ना हो, जो टॉपिक्स आप ले रहे हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्योर होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ से आपको यूज़ नहीं करना कुछ। इट इज़ फैमिली आइडेंटिफाइड विद लेगिटिमेसी। इसको आपको लेगिटिमेसी के साथ आइडेंटिफाई करना है। और लाइकवाइज जो भी रिसर्च प्रोसीजर हो, कैसा भी रिसर्च प्रोसीजर हो, इंस्ट्रूमेंट हो, डिवाइस हो, जो आप एक दूसरे का उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला है कि प्रिसीजन एडिशनली मेजर्स वेदर द एक्सप्लोरेशन apparatus have been chosen in the most ideal way and research methodology suit the examination issue or not। नेक्स्ट आपकी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग साख होता है, यानी कि ये भी विश्वसनीयता का ही एक प्रकार होता है। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, आपकी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, बिलीवेबल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रिसर्च पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। यानी कि क्या होना चाहिए, आपकी रिसर्च में सामान्यीकरण होना चाहिए। मतलब आप
किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, ब्रॉडर तरह से उसको बताएंगे। मतलब आप एक या दो फैक्ट लेंगे और उसको ज़्यादा उसके बारे में लिखेंगे, तो ये सामान्यीकरण होता है, उसी की तरह लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका एम्पेरिकल रिसर्च आता है। एम्पेरिकल रिसर्च में आप क्या करते हैं, प्रयोग सिद्ध करते हैं, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका कैसा होता है, वेरीफाइड होता है। मतलब आपने करके एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट जो है वो निकाला है, ठीक है। तो एम्पेरिकल रिसर्च में आप क्या करते हैं, ये आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होता है, आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होता है, आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। एम्पेरिकल रिसर्च में आप क्या करते हैं, प्रयोग सिद्ध आपने, अब अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने देखा होगा ना, तभी तो है। आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, उस पर बेस्ड हो सकता है। ये सजेस्ट करता है कि एग्जामिनेशन जो है वो कनेक्ट होता है एसेंशियली टू एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ ई जेन्युइन सर्कमस्टांसेस एंड मैनी सॉलिड इंफॉर्मेशन दैट गिव्स अ प्रीमिस टू आउटर लेजिटिमेसी टू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, एक व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, है ना। एब्स्ट्रैक्ट लिख के आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन के बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताते हैं और फिर आप उसके वेरियस फैक्ट्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, उसके चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं और लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। तो यही आपकी रिसर्च है। कैसी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले कंक्लूजन लिख दे रहे हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं और फिर लास्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं। नहीं, एक सिस्टमैटिक तरह से होनी, एक व्यवस्थित उसमें होना चाहिए। अब ये जो सिस्टमैटिक है आपका, इसी में आता है आपका कि यहाँ पर हर रिसर्च जो है वो एक डेफिनेट प्रोसीजर को फॉलो करे, ठीक है, तभी तो सिस्टमैटिक होगा। तो कंट्रोल फैक्टर्स हो, यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका जो इवेंट है उसका जो आउटकम है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि रिसर्च में होता है कि काफ़ी फैक्टर्स जो है वो आपके आउटकम को अफेक्ट कर देते हैं और कुछ इन्हीं को कंट्रोल फैक्टर्स कहा जाता है। तो जबकि कुछ फैक्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो पॉसिबल आउटकम्स के लिए जिनको टेस्ट किया जाता है। दूसरा, आपकी रिसर्च साइक्लिक होनी चाहिए, यानी कि आप कहीं से भी शुरू करें, वही मैंने बताया कि एक विश्वसनीयता की तरह कि आप कहीं से भी शुरू करें वहीं आकर रुकें। तो यही आपका रिसर्च जो है साइक्लिक होगी, तो पता चलेगा कि रिसर्च जो है वो आपकी वैलिड है। मतलब अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन पे आए और फिर आप कहीं से भी सर्च करके आप घूम फिर के बात जो है आपकी यहीं आके रुक रही है, तो ये आपका साइक्लिक है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल, यानी कि आपकी रिसर्च जो वो लॉजिक बेस्ड हो, इमोशनल बेस्ड ना हो, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये था आपका लॉजिकल में। आपका और भी दिया है कि स्टेटमेंट ग्रेट रिसर्च इज कोहेरेंट, यहाँ इन्फर करता है एग्जामिनेशन को, जो कि आपका गाइडेड होता है सेंसिबल थिंकिंग के स्टैंडर्ड से। इनलिस्टमेंट और कंक्लूजन्स जो होते हैं वो आपके इनक्रेडिबल इंसेंटिव पर होते हैं रिसर्च में। दूसरा जो लास्ट है दैट इज रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपकी रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रेप्लिकेबल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल, इसको हम हिंदी में तो अनुकरणीय कहते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हूबहू हो, यानी कि डुप्लीकेट कह सकते हैं, या फिर दोबारा से उत्पन्न हो सकता हो, उत्पन्न होने में सक्षम हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इसी तरह से जो आपकी रिसर्च है वो उसकी हम हूबहू नकल दे सकें, ठीक है। इसे आप जिसको आप कह सकते हैं कि प्रतिलिपि, ठीक है। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक अलाउ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी कन्फर्म्ड बाय अ रिपीटिंग द स्टडी, मतलब जब आप स्टडी को रिपीट करें तो जो रिजल्ट हो वो कन्फर्म रहे, एंड आफ्टर दैट बिल्डिंग अ साउंड बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। सो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।